हेलो दोस्तों, होप ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वाले वीडियो में मैं आपको जो रवि कुमार सियाग सर हैं, जो हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं, जिन्होंने 18th रैंक सिक्योर करी है, उनकी GS4 की कॉपी दिखाने वाला हूं कि उन्होंने GS4 के आंसर कैसे लिखे हैं, यानी कि इथिक्स में वो कैसे आंसर लिखते थे। बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी थी कि उनके GS4 की भी कॉपी दिखा दीजिए। मैंने उनकी GS1, 2, 3 एंड ऐसे की कॉपी दिखाई है। आप लोगों ने अगर उनके वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिनमें मैंने उनकी GS1, 2, 3 एंड ऐसे की कॉपी दिखाई है। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जो लोग भी इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, वो किसी भी सोर्स से आए हों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसमें आप लोगों की हेल्प हो सके। एंड मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपकी प्रिपरेशन में मैं इस चैनल के माध्यम से काफ़ी मदद कर सकूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हो उनका नाम रवि कुमार सियाग सर, मीडियम हिंदी, सेंटर दिल्ली, 17/12/2021। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर इनका ये था टेस्ट सीरीज का मेंस की। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उनके एक दो आंसर देखेंगे इथिक्स के, इसके बाद डायरेक्टली उनके केस स्टडी पे आ जाएंगे कि उन्होंने केस स्टडी कैसे करी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आंसर देखते हैं। उन्होंने क्वेश्चन को लिखा है कि क्या कानूनों को प्रचलित नैतिक मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को भी समझ में आ ही रहा होगा कि कानून होता क्या है, यानी कि इसमें जो मेन की पॉइंट है वो कानून है। तो इन्होंने कानून को ही डिफाइन करा। कानून संप्रभु सत्ता द्वारा समर्पित मानदंडों का समुच्चय है जो सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है, उदाहरण सती प्रथा विरोधी कानून। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि नैतिकता व कानून में क्या साम्य, यानी कि क्या संबंध है, वो भी इन्होंने बताया हुआ है। देख सकते हो आप, दोनों को सामाजिक स्वीकृति है, यानी कि कानून को भी समाज के लोग मानते हैं और नैतिकता को भी मानते हैं। उदाहरण इन्होंने हर चीज़ को प्रूव करने के लिए, हर पॉइंट को प्रूव करने के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। आप देख सकते हो दूसरा, व्यापक प्रभाव उत्पन्न करना। भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को यदि सामाजिक मानदंडों के अनुरूप बनाया जाए तो व्यापक प्रभाव उत्पन्न होंगे। ऐसे करके इन्होंने पूरा आंसर लिखा है। दूसरा आंसर इनका देखते हैं, लोगों की उदासीनता भ्रष्टाचार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति है, टिप्पणी कीजिए। तो देखो, इसमें मेन की पॉइंट इन्होंने भ्रष्टाचार लिया और भ्रष्टाचार से ही इन्होंने आंसर को स्टार्ट करा। उसके बाद लोगों की उदासीनता व भ्रष्टाचार में रिलेशन दिखाया इन्होंने ये पूरा। और इन्होंने देखो ये द्वितीय प्रशासनिक आयोग, सुधार आयोग की रिपोर्ट भी डाली है, जो कि इनके तथ्य, मतलब जो इन्होंने पॉइंट दिए हैं उनको प्रूव करती है। तो आप लोग ऐसी रिपोर्ट्स डाल सकते हैं जिससे कि आपकी जो आंसर की प्रामाणिकता है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, उदासीनता के फिर कारण दिए इन्होंने, ऐसे करके परिणाम क्या होते हैं भ्रष्टाचार के, वो सब लिखा इन्होंने। ठीक है, उसके बाद फिर इनसे निपटने के उपाय क्या हो सकते हैं वो लिखा। इसके बाद इन्होंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, मतलब इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इनका अब केस स्टडी देख लेते हैं कि ये केस स्टडी कैसे करते थे और इन्होंने केस स्टडी कैसे लिखी है, कैसे सॉल्व करते थे, इनका फॉर्मेट क्या रहता था केस स्टडी सॉल्व करने का। तो चलिए इनका देख लेते हैं केस स्टडी। ओके, एक मिनट में निकाल लेता हूँ केस स्टडी का क्वेश्चंस जो इन्होंने लिखा हुआ है। केस स्टडी, हाँ ये रहे केस स्टडी। ठीक है, इसमें देखते हैं केस स्टडी। देखो, केस स्टडी है कि आप एक युवा अधिकारी हैं जो ऐसे जिले में अनुमंडल दंडाधिकारी के पद पर तैनात हैं जहां माचिस और पटाखे बनाने की फैक्ट्रियां अवस्थित हैं। आपके संज्ञान में लाया गया है कि इन खतरनाक गतिविधियों में बड़ी संख्या में बच्चे कार्य कर रहे हैं। सरकार ने पहले एक अधिसूचना जारी की थी कि इन विनिर्माण इकाइयों के मालिकों को बाल श्रम को रोकने के लिए वार्षिक रूप से अपने कर्मचारियों की प्रोफाइल के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। ये विनिर्माण इकाइयां सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हुए वार्षिक रूप से ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं और दावा करती हैं कि बाल श्रम के नियोजन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि ये इकाइयां कानून की त्रुटियों का लाभ उठा रही हैं। वे ठेकेदारों का उपयोग बच्चों को बिना आधिकारिक तौर पर इकाइयों के पैरोल पर नियोजित करके उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कार्य पर रखने के लिए कर रही हैं। इन बाल मजदूरों के परिवार निर्धन हैं और इसे आय का एक अनिवार्य स्रोत मानते हैं। एक प्रभावशाली स्थानीय राजनेता भी इनमें से कुछ विनिर्माण इकाइयों का मालिक है और बाल श्रम के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए इसमें शामिल अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए जाना जाता है। ये तो ठीक केस स्टडी पूरी, और यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं केस स्टडी से रिलेटेड। इस प्रकरण में शामिल हितधारकों और नैतिक मुद्दों की पहचान करनी है। बी है, आप इस समस्या के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाएंगे और आपकी कार्रवाई के मुख्य तथ्य क्या क्या होंगे। थर्ड क्वेश्चन से, जिले में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए आप कौन से माध्यम से दीर्घकालीन उपाय प्रस्तावित करेंगे। अब इनका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने थोड़ा इंट्रो दिया कि वर्तमान में भारत में जनगणना 2011 के अनुसार 10.1 मिलियन बच्चे बाल श्रम से प्रभावित हैं और कानून व संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद किस प्रकार यह समस्या
आज भी व्याप्त है, इस प्रकरण को यह केस स्टडी संबोधित करती है। यानी कि इन्होंने पूरा सारांश दे दिया केस स्टडी का इंट्रो में कि केस स्टडी किसके अबाउट बात कर रही है। उसके बाद पहला क्वेश्चन देखो क्या था कि इस प्रकरण में शामिल हितधारकों और नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। तो इसमें जो प्रमुख हितधारक हैं, एक तो प्रभावित बच्चे हैं, दूसरे बच्चों के माता पिता निर्धन हैं, आमदनी का स्रोत, बच्चों के बचपन का दुरुपयोग, तीसरा फैक्ट्री मालिक है, बच्चों को सस्ता श्रम हुआ कानून दुरुपयोग, और मैं अधिकारी के रूप में, यानी कि एक मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद एक है संपूर्ण समाज, एक है राजनेता और दूसरा है पुलिस। यानी कि टोटल इसमें हितधारक की बात करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 हितधारक हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हितधारक और नैतिक मुद्दों की बात करी गई थी, तो इसमें हितधारक तो 7 बता दिया कि अब नैतिक मुद्दे क्या हैं। नैतिक मुद्दे हैं कानून के रूप में प्रक्रियागत न्याय एवं त्रुटियों का लाभ उठाकर प्रयोग करना, आधारभूत न्याय में अवरोध का मामला। सेकंड है बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित अभिसमय यूएन से संबंधित बालकों के कल्याण का मुद्दा। थर्ड है मेरे कर्तव्य पालन का मुद्दा। फोर्थ है राजनेताओं के भ्रष्टाचार कुप्रथा बढ़ाने का मुद्दा। फिफ्थ है माता पिता की गरीब आर्थिक हित बनाम बच्चों के भविष्य सार्वजनिक हित का मुद्दा। इसके बाद सिक्स्थ है कम लागत पर बच्चों का श्रम लागत लाभ हुआ मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा। एट्थ है बच्चों के भविष्य अधिकार हनन का मुद्दा। ये इसमें हितधारक है, ठीक है। ये इसमें मुद्दे हैं, यानी कि जो नैतिक मुद्दे हैं प्रमुख। अब पहले क्वेश्चन का इन्होंने आंसर कितने अच्छे से दिया आप लोग देख सकते हो। अब आते हैं इनके बी पे आंसर पे कि इनका बी आंसर क्या है। अब बी आंसर में पूछा गया है, आप देख सकते हो बी क्वेश्चन की आप इस समस्या के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाएंगे और आपकी कार्रवाई के प्रमुख तथ्य क्या होंगे। तो इन्होंने देखो बी आंसर यहाँ से स्टार्ट करा, मेरी कार्रवाई का स्वरूप, यहाँ से इन्होंने बी क्वेश्चन का आंसर दिया। सभी हितधारकों को संबोधित कर कांट के सार्वभौमिकता के, देख रहे हो इन्होंने कांट का यहाँ पे पुट करा है। तो आप लोग भी ऐसे जब केस स्टडी करो तो किसी भी महापुरुष का कोई कोट्स हो या महापुरुष ने कोई ऐसी बात कही हो किसी विद्वान ने, तो आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, जो कि आपके आंसर की जो प्रमाणिकता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरी कार्रवाई का स्वरूप सभी हितधारकों को संबोधित कर कांट के सार्वभौमिकता के नियम, कर्तव्य सिद्धांत व जॉन रॉल्स के नियम। देखो यहाँ पे इन्होंने जॉन रॉल्स के, देख रहे हो कितना प्यारा आंसर लिखते हैं यार, ये बहुत ही प्यारा आंसर लिखते हैं भाई। देखो यहाँ पे सबको कांट को पुट करा, यहाँ जॉन रॉल्स को पुट कर दिया कि न्याय सिद्धांत के आलोक में मैं निम्न कार्य करूँगा। सबसे पहले ठेकेदार को इन्होंने लिया, पूर्ण जांच कर त्रुटि प्रयोग कर लाभ लेने पर कार्रवाई करूँगा। दूसरा माता पिता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रयोग द्वारा, देखो यहाँ पे इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल श्रम की दीर्घकालिक हानियों के बारे में जानकारी दूंगा, सहयोगार्थ अनुनय करूंगा। उसके बाद थर्ड राजनेता सुकरात, देखो सुकरात भाई आंसर देखो आप, बस कितना प्यारा आंसर लिखा है। जॉन रॉल्स को पुट करा, सुकरात को पुट करा इन्होंने, और वहाँ कांट को भी पुट करा। उसके बाद एआई का भी उपयोग करा। ऐसे आंसर लिखे जाते हैं भाई। तभी जब आप ये सब चीज़ पुट करोगे तभी आपके जो आंसर की प्रमाणिकता है बहुत अच्छी बढ़ेगी। इसीलिए जितनी ज़्यादा स्टडी करोगे आप उतने ज़्यादा कंटेंट एब्जॉर्ब करोगे, और कंटेंट अगर आप अच्छे से रिकॉल कर गए ना मेंस आंसर राइटिंग में, तो भाई तुम्हारे आगे कोई नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये बच्चे से भी बात करेंगे, प्रभावी डेटा से उनका पुनर्वास सुनिश्चित कराऊंगा। समाज से भी बात करेंगे, कठोर व प्रभावी कार्रवाई द्वारा उदाहरण पेश करूंगा। उसके बाद पुलिस अपेक्षित समन्वय व सहयोग करूंगा निष्पक्ष जांच व दंड में, ठीक है। अब प्रस्तावित उपाय क्या हो सकते हैं कि कौन कौन से, अब क्वेश्चन में क्या पूछे गए थे कि यहाँ पे प्रस्तावित उपाय क्या होंगे सी में। अब इन्होंने सी का उत्तर यहाँ पे लिखा, प्रस्तावित उपाय। फर्स्ट निवारक, प्रभावी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, मनरेगा, मिड डे मील, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। दूसरा कार्यवाहक, संविधान के अनुच्छेद 24 व बाल श्रम उन्मूलन अधिकार का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, प्रावधानों का सारता हुआ अक्षरशः क्रियान्वयन। उसके बाद थर्ड में पुनर्वास, पीड़ित बच्चों, जो पीड़ित बच्चे हैं उनके डेटा से नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अनुरूप एनजीओ व सिविल सोसाइटी के सहयोग द्वारा प्रभावी पुनर्वास व समयबद्ध प्रतिपूर्ति दिलाने की मदद करी जाएगी, क्षतिपूर्ति दिलाने की। ये इन्होंने उपाय। उसके बाद इन्होंने एक कंक्लूजन लिखा कि इस प्रकार उपयुक्त कार्रवाई व सुझावों द्वारा देश के भविष्य के प्रभावी कल्याण, पुनर्वास व बचाव में प्रभावी मदद कर पाऊंगा। तो आप इनका फॉर्मेट देख लीजिए, सारी जितनी भी केस स्टडी होती हैं इसी फॉर्मेट में लिखी जाती हैं। बस अंतर पता क्या होता है, अंतर ये होता है जैसे कि इन्होंने एआई का उपयोग करा, कांट का उपयोग करा, सुकरात का उपयोग करा। मतलब आप अपने उत्तर में कितने ज़्यादा फैक्ट डाल सकते हो, कितने ज़्यादा महापुरुषों के कोट्स या महापुरुषों ने क्या चीज़ बोली हैं, टॉपिक से रिलेटेड हैं, आप रिकॉल करके डाल दो तो आपके आंसर की प्रमाणिकता और बढ़ जाएगी। तो ये ऐसे केस स्टडी करते थे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो। सो गाइस दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।